चलो बच्चों ध्यान से देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का अनुच्छेद है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी अनुच्छेद। तो पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। सैनिक शक्ति बढ़ाकर राजेंद्र चोल ने विजय अभियान को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्हें अनेक युद्ध लड़ने पड़े। इनमें से दो युद्ध बहुत ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। इस युद्ध में उनकी सेना समुद्र तट से होकर उड़ीसा की ओर आगे बढ़ती गई। उड़ीसा को पार कर गंगा तट तक पहुंच गई और उन्होंने बंगाल के शासक पर विजय प्राप्त की। गंगा के क्षेत्र तक प्राप्त विजय की स्मृति में राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड उपाधि धारण की तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कराया। उत्तरी भारत में राजेंद्र चोल की यह विजय उत्तर भारत के प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त की थी, जिन्होंने दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया था। चलिए, तो अनुच्छेद तो सुन लिए, अब प्रश्न उत्तर पर आते हैं। तो राजेंद्र चोल के बारे में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है यानी अनुच्छेद में उसके बारे में नहीं दिया होगा, वही सही नहीं है बच्चों। तो देखते हैं। राजेंद्र चोल ने गंगा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, तो ये तो सही है। गंगा के क्षेत्र तक पहुंचा ना भाई, उड़ीसा पार करके गंगा तक पहुंच गई, लिखा है। राजेंद्र चोल बंगाल के शासक से हार गए, तो यहाँ लिखा है कि वो गंगा के क्षेत्र से विजय प्राप्त की और किसको? बंगाल के शासक पर विजय प्राप्त की, लिखा है, यानी बंगाल के शासक को हराया था। अब यहाँ लिखा है राजेंद्र चोल बंगाल के शासक से हार गए, हारे नहीं थे, उससे जीते थे। तो यही क्या है? सही नहीं है, गलत बात कह रहे हैं। तो यही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक, सही नहीं है का मतलब भाई राजेंद्र चोल के बारे में बता रहा है ये अनुच्छेद। तो राजेंद्र चोल ने तो बंगाल के शासक को हराया था, उससे हारा नहीं था। तो यहाँ हार गए लिखा है, तो गलत बात हुआ ना भाई, ये सही नहीं है। तो यही उत्तर होगा। ने अनेक युद्ध लड़े तो दिया है, और राजेंद्र चोल का दक्षिण पर अच्छा प्रभाव था। तो अच्छा प्रभाव था, ये भी पता चलता है, लिखा हुआ है ये सब चीज। चलिए, तो पता चल गया उत्तर। अब देखते हैं ये 62 नंबर का प्रश्न। उत्तरी भारत को राजेंद्र चोल की विजय ठीक उत्तरी भारत की राजेंद्र चोल की विजय ठीक समुद्रगुप्त की खाली स्थान विजय जैसी थी। कौन सी विजय जैसी थी? पूर्व भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो देखो बच्चों, जो समुद्रगुप्त था ना, वो दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया था, यानी दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया था। तो उत्तरी भारत की राजेंद्र चोल की जो विजय थी, राजेंद्र चोल उत्तरी भारत में विजय प्राप्त किया, लेकिन रहता था दक्षिण भारत में। समुद्रगुप्त रहता था उत्तर भारत में, लेकिन विजय प्राप्त किया किधर? दक्षिण भारत में। तो ठीक समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की विजय जैसी थी, क्योंकि समुद्रगुप्त दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया था। तो ये आंसर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। समझना क्या है कि इसमें ना रहने का स्थान अलग था, विजय प्राप्त अलग स्थान पे प्राप्त किया, अलग ये दिशा। उत्तरी भारत की राजेंद्र चोल लिखा है, यानी इसका जो मेन जो राज्य था, इसका जो राजधानी था, सारा चीज उत्तर भारत में था, लेकिन इसने विजय कहाँ प्राप्त किया? दक्षिण भारत में। और समुद्रगुप्त, ठीक है जी, ये उत्तरी भारत की राजेंद्र चोल की विजय। राजेंद्र चोल दक्षिण भारत में रहता था, सॉरी, दक्षिण भारत में रहता था, लेकिन विजय उत्तर भारत में प्राप्त किया। समुद्रगुप्त उत्तर भारत में रहता था, लेकिन विजय दक्षिण भारत में, क्योंकि वो तो भाई जहाँ का राजा है वहां थोड़ी और जीतेगा जी। वो तो जिधर उत्तर भारत का है तो दक्षिण भारत की तरफ के राजाओं को हराएगा वो, और जो दक्षिण भारत का राजा था वो उत्तर भारत के राजाओं को हराएगा। तो ये चीज था। चलिए देखें, राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड खाली स्थान प्राप्त की, तो सम्मान, उपाधि, विजय, पुरस्कार, तो स्पष्ट लिखा है राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड उपाधि धारण की। तो गंगईकोंड क्या है? एक प्रकार की उपाधि है।
उपाधि क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का सम्मानजनक नाम है कि गंगई कोंड का अर्थ गंगा के किनारे तक के जो राज्य है उसको हरा करके उसने विजय प्राप्त की, इसीलिए उसका नाम गंगई कोंड रख दिया गया। ठीक है, उसके नाम के आगे ये गंगई कोंड लिखता गया। चलिए, विजय का यहाँ विलोम है, तो विजय का विलोम होता है बच्चों पराजय। विजय का विलोम पराजय, विजय यानी जीत होना, पराजय माने हार होना। तो जय विजय, जय विजय, ऐसे तो ये विलोम कह रहा है तो विलोम उल्टा अर्थ होना चाहिए। तो विजय माने जीतना, तो पराजय माने हारना होता है। अब ये हार भी लिखा है तो हार क्यों नहीं होगा? विजय का हार भी होता है, तो ये हार का जीत होता है। अगर यहाँ जीत लिखा रहता, मान लो जीत का विलोम पूछता तो हार होता, जीत का विलोम हार, लेकिन विजय का उल्टा पराजय होता है। इसमें गलती होता है बच्चों ऐसे ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि हार का भी अर्थ पराजय होता है और पराजय माने भी हार होता है। तो ये दोनों प्रश्न में आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन ध्यान देना है कि देखना हम लोग जब बोलते हैं कि हार जीत, कि हार जीत शब्द का एक साथ प्रयोग करते हैं ना, तो हार का उल्टा जीत होता है, जीत का उल्टा हार, लेकिन विजय का पराजय होगा, याद रखना। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को याद रखना। अनुच्छेद में प्रयुक्त स्मृति का अर्थ है, स्मृति शब्द आया है, स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है बच्चों याद। उस शब्द को ढूंढे इसमें, ठीक है, स्मृति शब्द कहीं पर दिया होगा तो देखो यहाँ पर लिखा है कि गंगा के क्षेत्र तक प्राप्त विजय की स्मृति में, स्मृति में माने याद में, जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसकी याद में, ये पहले ज़माने के जो राजा लोग थे ना, तो जैसे देखना ताजमहल, कुतुब मीनार, बड़ा बड़ा जो महल भवन देखते हो ना बच्चों, वो लोग किसी न किसी की याद में जब किसी राजा को हराते थे, किसी राजा पर विजय प्राप्त करते थे, तो भी कुछ न कुछ बनवाते थे। ठीक है, तो उसकी स्मृति में यानी उसकी याद में, जैसे ताजमहल बनाया उसने अपने बीवी मुमताज महल के याद में, ठीक है, मुमताज की याद में। तो ऐसे ही बच्चों पहले राजा लोग कुछ भी विजय प्राप्त करते थे या कुछ भी हुआ तो कुछ न कुछ भवन बिल्डिंग कुछ भी बनाते थे। तो इसने भी गंगई कोंड नाम का एक उपाधि धारण किया, उसके नाम के आगे गंगई कोंड जोड़ा गया जी। ठीक है, तो स्मृति माने होता है याद। ठीक, तो इस तरह बच्चों ये अनुच्छेद का प्रश्नोत्तरी हुआ खत्म। अब इसमें देखो कुछ चीज मैं और बता देता हूँ शब्दों को। जैसे सैनिक शक्ति बढ़ा अभियान को आगे बढ़ाया, तो सैनिक शक्ति बढ़ाने का मतलब होता है बच्चों जो सेना की संख्या है, ठीक है, मान लो सेना पहले 50,000 रहा हो, तो सेना की जो संख्या है वो बढ़ा लिया होगा, वो कि 50,000 से 60,000 कर लिया, 1,00,000 कर लिया। तो सेनाओं की संख्या बढ़ाना भी सैनिक शक्ति बढ़ाना कहलाता है। दूसरा, सेनाओं के पास जो हथियार होते हैं, तो हथियार मान लो पहले उसके पास 10 तोपें हैं, तो 10 तोपे की जगह में उसने 20-30 तोपें रख लिया अपने सेना में शामिल कर लिया, तो उससे भी सैनिक की जो शक्ति है, जो बल है, वो बढ़ जाता है। हथियार जो है उसके पास, जो आधुनिक किस्म के हथियार आ गए सैनिकों के पास, ज़्यादा आधुनिक किस्म के, तो उससे भी सैनिक शक्ति बढ़ती है। उसी को बोलते हैं सैनिक शक्ति बढ़ाना। उसने पहले सेना वेना भर्ती किया होगा, अच्छे अच्छे तोप और लड़ने के लिए जो हथियार चाहिए वो बढ़ाया होगा। उसके बाद फिर जो भी राजा थे उत्तर भारत की तरफ, उनको हराते हुए वो गंगा किनारे तक पहुंच गया था। रहने वाला दक्षिण भारत का राजा था। ठीक है, तो ये है बच्चों, तो इस युद्ध में ऐसे करके लिखा। इसके बाद और कुछ साहसी कहने जानते हो, हिम्मत वाला, वीरतापूर्ण वाला था। तो ये हो गया हमारा। एक होता है राजधानी, जैसे लिखा है गंगई कोंड उपाधि धारण की और गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई। तो एक शहर बसाया जिसका नाम रखा उसने गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, चोलपुरम। तो ये चोल राजेंद्र उसका सरनेम जी, जैसे हम लोग जाति लिखते हैं ना,
कोई साहू लिखता है, कोई चंद्रा लिखता है, कोई निषाद लिखता है, ठीक है, कोई केवट लिखता है। तो ये सब क्या है, हमारा सरनेम जाति है। तो राजेंद्र चोल कहते हैं, तो चोल उसका जाति था, तो उसने उस शहर का नाम अपने जाति के नाम पे रखा। देखो, चोलपुरम, यानी चोल के द्वारा बसाया गया। पूर्व, पूर्व माने क्या होता है, नगर। तो चोल राजा के द्वारा बसाया गया नगर था, इसलिए चोलपुरम रखा। और गंगाई कौन उसका उपाधि था, उसका नाम क्या, कि ये गंगाई कौन से पता चला कि उसने गंगा के किनारे तक के राजाओं को हरा दिया है। किसने, चोल राजा ने। इसलिए उस शहर का नाम रखा, जहाँ राजधानी बनाया उसने, गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, राजधानी उसे कहा जाता है बच्चों जहाँ राजा निवास करता है और जितना भी राजकाज शासन की जो काम है वही होता है। जैसे अभी भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली। क्या है भारत की राजधानी? नई दिल्ली है। क्यों है नई दिल्ली राजधानी है? क्योंकि जो भी शासन से संबंधित जितना काम है पूरे देश में, जो शासन हो रहा है, तो उसका जो कार्यालय है, ठीक है, शासन करने संबंधित जितना भी कार्यालय है, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी सांसद मंत्री का, वो कहाँ है? दिल्ली से है। तो दिल्ली से राजकाज किया जाता है, सारा दिल्ली में होता है, इसलिए वो दिल्ली को राजधानी माना जाता है। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है, तो जितना भी राजकाज का काम है, जितने मंत्री लोग हैं, सारे वो लोग वहीं रहते हैं, तो राजधानी वहीं कहलाएगा जी। चलिए बच्चों, आते हैं अब अनुच्छेद क्रमांक 2 में। तमिलनाडु राज्य में मधुमलय अथवा मुडुमुलमाई। देखो बच्चों, ये शब्द पढ़ते समय आप लोगों को थोड़ा कठिन लग सकता है, इसको कैसे पढ़ते हैं ये बता देता हूँ। देखो, तो मुडु पहले पढ़ो, फिर मूल पढ़ो, फिर माई पढ़ो। ये 6 अक्षर वाला शब्द है, तो दो दो अक्षर बांट लो, मुडु मूल माई, तो बन गया मुडु मूल माई। ये है मधुमलय। ठीक, तो तमिलनाडु राज्य में मधुमलय अथवा, अथवा का मतलब है कि ये मधुमलय का ही एक और नाम है, दूसरा नाम वो है मुडुमुलमाई नामक एक पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला के बीच में कारगुडी नामक एक स्थान है। क्या नामक? कारगुडी। इसके चारों ओर घना जंगल है, जिसमें शेर, चीते, हाथी, हिरण आदि जानवर पाए जाते हैं। कारगुडी हाथियों के प्रशिक्षण का केंद्र है। ये जो कारगुडी नाम का स्थान है, किसका केंद्र है? हाथियों के भोजन के लिए चारों ओर का जंगल सदाबहार पेड़ों से संपन्न है। हाथियों के स्नान करने के लिए यहाँ मोयार नामक नदी वर्ष भर बहती रहती है। क्या नामक नदी? मोयार। इसमें कई स्थानों पर इतने गहरे जलाशय हैं कि हाथी इच्छा पूर्वक स्नान कर सकते हैं। इस तरह हमारा अनुच्छेद हुआ कंप्लीट। आते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। मधुमलय पर्वतमाला के खाली स्थान कारगुडी नामक स्थान है। तो देखो भाई क्या है, यहाँ लिखा है पर्वतमाला के बीच में कारगुडी नामक एक स्थान है। तो ये जो बीच लिखा है बच्चों, यही इसका आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक, तो हमको जब भी ऐसा प्रश्न आए अनुच्छेद में, तो ढूंढना है कि ये प्रश्न में लिखा है ये वाक्य कहाँ पर है। तो मधुमलय पर्वतमाला के, देखो लिखा है इस पर्वतमाला के बीच में, तो इस जो सर्वनाम शब्द है, इस एक सर्वनाम शब्द है, ये मधुमलय के जगह में लिखा गया है, तो इसीलिए इसको मधुमलय पढ़ सकते हैं। तो मधुमलय पर्वतमाला के यहाँ बीच में आएगा, बीच नामक स्थान था। अब देखिए, हाथियों के स्नान के लिए कारगुडी में खाली स्थान नामक नदी बहती है। स्पष्ट रूप से लिखा है हाथियों के स्नान करने के लिए मोयार नामक नदी वर्ष भर बहती रहती है। तो जो प्रश्न में वाक्य लिखा है बच्चों, उस वाक्य को ढूंढना है, फिर वहां उत्तर मिल जाता है। तो मोयार नाम का नदी लिखा है, तो ऑप्शन सी में देखो दिया है। 69 देखें, संपन्न का अर्थ है। अब संपन्न का अर्थ तो तुम लोग सुने होंगे कि बोलते हैं ना कि ये लोग संपन्न व्यक्ति हैं। संपन्न व्यक्ति माने जो अमीर लोग हो, जिनके पास धन बहुत ज्यादा मात्रा में है,
तो धनवानों को बोला जाता है बच्चों संपन्न व्यक्ति। संपन्न का अर्थ होता है जिन चीजों की जरूरत है उसकी जो मात्रा है वो उसके पास पर्याप्त है। ठीक है, तो जो धनवान व्यक्ति होता है उसके पास धन क्या है, पर्याप्त मात्रा में रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वही संपन्न कहलाता है। ठीक है, मान लो कोई जंगल है बच्चों, जंगल में मान लो बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं, बहुत सारे चंदन के पेड़ है, कोई जंगल है, कहेंगे यह जंगल चंदन के पेड़ से संपन्न है, क्योंकि उस जंगल में चंदन का पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो चंदन के पेड़ से संपन्न है। तो कोई भी चीज किसी के पास बहुत ज्यादा है तो समझ जाओ उस मामले में संपन्न है। किसी के घर में दूध काफी मात्रा में होता है तो वो दूध के मामले में संपन्न है। ठीक, तो संपन्न शब्द का अर्थ एक होता है धनवान, अमीर, तो यहाँ पर क्या होगा, संपन्न का अर्थ धनवान होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, जंगल सदाबहार पेड़ों से संपन्न है, जंगल सदाबहार पेड़ों से संपन्न है। इसका मतलब ये जो जंगल था, ठीक है, एक कारगुड़ी के चारों तरफ जो जंगल था उसमें सदाबहार पेड़, सदाबहार पेड़ किसको बोलते हैं, जिसमें हर समय हरियाली होती है, यानी उसके पत्ते पूरी तरह गर्मी में भी नहीं झड़ते, उसके पत्ते, पेड़ों में पत्ते हमेशा रहते हैं चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, तो पत्ते हमेशा रहते हैं जिस पेड़ में, उसे कहा जाता है सदाबहार पेड़। तो पत्तों से वो संपन्न है जी, जो जंगल है, पेड़ जो होता है जिसके पत्ते नहीं झड़ते वो पेड़ कहलाते हैं सदाबहार पेड़। तो उस जंगल में सदाबहार पेड़ बहुत ज्यादा थे, इसीलिए संपन्न है बोलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गहरा खाली स्थान का विपरीतार्थक है। तो गहरा माने क्या होता है जी, विपरीतार्थक, सॉरी, गहरा विपरीत का विपरीतार्थक पूछा है, विलोम शब्द। तो गहरा का उल्टा होता है बच्चों उथला, उथला। मान लो जैसे ये तालाब है, अब यहाँ तक ऐसे पानी भरा है, तो ये गड्ढा नहीं है, थोड़ा सा गड्ढा है तो उथला है बोलते हैं। ठीक है, डबरा है भी बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में। तो गहरा है तो गड्ढा है बहुत ज्यादा तो गहरा कहलाएगा, और गड्ढा नहीं है तो उथला बोलते हैं। तो गहरा का विपरीतार्थक कहें या विलोम शब्द क्या होगा, उथला, याद रखना। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आज का समय मेरे ख्याल से काफी हो गया है।